हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नागरिक किसान एवं जनजातीय विद्रोह को, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा सन्यासी विद्रोह, इसके बाद पढ़ा पागलपंथी विद्रोह को, और तीसरे नंबर पर भील विद्रोह को पढ़ा, चौथे पे कोल विद्रोह को पढ़ा है। देखिए, इन चारों विद्रोहों को हम लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा है, और इसका जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और प्लेलिस्ट में भी इस वीडियो को डाल दिया गया है। आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोपला विद्रोह, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संथाल विद्रोह को। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इन दोनों को। तो देखिए, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ यह है कि मोपला विद्रोह भाई हुआ कब था। तो यह हुआ था 1836 से 56 के बीच में हुआ था पहली बार, और फिर द्वितीय चरण में भी यह स्टार्ट हो गया था, जो कि 1921 में स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग यह समझेंगे कि यह विद्रोह भाई हुआ कहाँ था। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था। तो यह हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार क्षेत्र में। अच्छे, मद्रास प्रेसिडेंसी है कहाँ पे, तो अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए यह इंडिया का नक्शा है, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी है। और ये जो एरिया है इधर, ये क्या है, ये है मालाबार क्षेत्र। आज यहाँ पे कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। और ये जो मोपला है वे यहीं पे रहते थे, केरल में ही, जो कि मालाबार क्षेत्र है। पहले यह मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। अब हम थोड़ा सा यह देखेंगे कि भाई मोपला कौन थे। तो देखिए, जो मालाबार क्षेत्र था ना, यहाँ पर दो समुदाय थे, एक बहुसंख्यक और दूसरे अल्पसंख्यक। अब बहुसंख्यक में भाई कौन थे, तो बहुसंख्यक में थे कृषक और मजदूर, और ये मुस्लिम संप्रदाय के थे। इन्हें क्या कहा गया, इन्हीं को ही मोपला कहा जाता था। इसका मतलब यह है कि मालाबार क्षेत्र में रहने वाले बहुसंख्यक मुस्लिम और कृषक समुदाय को क्या कहते थे, मोपला कहते थे। और ये जो दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय, ये हिंदू थे और जमींदार थे। देखिए, इतनी चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अब हम यह समझेंगे कि भाई ये मोपला विद्रोह हुआ क्यों था। तो देखिए, जो जमींदार थे वे भू राजस्व की मनमानी वसूलते थे। किससे, कृषकों से। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कृषकों के ऊपर जमींदार 20% का मान लीजिए टैक्स लगा दिए, फिर क्या किए, 30% का कर दिए, बढ़ा दिए थोड़ा सा, फिर बाद में 35% का कर दिए। अब देखिए, अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो ये कृषक हैं, ये जब 20% का टैक्स था, ये 20% देने में ही ये कृषक असमर्थ थे। क्योंकि भाई देखिए, इनके पास अपनी भी कुछ दैनिक गतिविधियाँ हैं, जैसे भोजन की व्यवस्था, और बहुत कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये 20% का टैक्स देने में कृषक असमर्थ हैं। फिर अब 30% का हो गया तो इनकी असमर्थता और ज़्यादा बढ़ गई। 35% का हो गया तो अब ये कहाँ से देंगे। अगर ये टैक्स दे देंगे तो इनके पास क्या आ जाएगा, भुखमरी की समस्या आ जाएगी, और इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। तो होता क्या है कि धीरे धीरे कृषक जो हैं टैक्स देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो भाई, जब जमींदार जितना टैक्स मांग रहा, कृषक उतने नहीं दे पा रहे हैं, तो जमींदार क्या करेगा, तो जमींदार इनसे सीधे कहेगा कि ऐसा यार, अब तुम्हारे बस की खेती बाड़ी है नहीं, और तुम अब खेती मत करो, और तुम्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया जा रहा है। तो अब देखिए, अब क्या हुआ कि इन कृषकों के पास ज़मीन भी नहीं है। अब ज़मीन नहीं तो क्या ये खाएंगे क्या, इनके पास भुखमरी की समस्या आ रही है, स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है। अब ये क्या करेंगे। अब देखिए, कहीं न कहीं ऐसा माहौल बन रहा है ना कि विद्रोह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो देखिए, ये जो कृषक हैं ये जमींदारों के खिलाफ क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। अब देखिए, अब विद्रोह का माहौल जब बन गया है, तो ये जो मालाबार का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अशांति फैल जाएगी। अच्छा ठीक है, तो हमें आप सिर्फ एक बात ये बताइए कि जब यहाँ पे विद्रोह हो रहा है जमींदार और किसान के बीच में, तो भाई किसका लॉस हो रहा है। देखिए, जमींदार का लॉस तो हो ही रहा है, भाई किसान का भी तो लॉस हो रहा है, क्योंकि इसके भी पास तो भुखमरी की समस्या है, और इसको कहाँ, इसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसको हो रहा है ना ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि जब यहाँ पे शांति रहेगी तभी तो ये दोनों लोग इसको ले जाके टैक्स देंगे, तभी तो इसके पास ज़्यादा आएगा पैसे। तो ये क्या करेगा, ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करेगी, और जो ये मोपला हैं इनके ऊपर अटैक करेगी और इनको शांत करेगी। तो इस तरह हमने क्या देखा, इस तरह हम लोगों ने देखा कि मोपला विद्रोह कैसे हुआ था, क्या क्या इसके रीज़न थे। अब देखिए, यह विद्रोह जो है अपने दूसरे चरण में एक बार फिर से स्टार्ट हुआ था,
यह हुआ था अली मुस्लियर एवं मोहम्मद हाजी के नेतृत्व में। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1921 ईस्वी में यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था, दूसरे चरण में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इस समय मतलब 1921 के टाइम में मुस्लिमों का एक बहुत ही बड़ा विद्रोह चल रहा था भारत में। कौन सा था भाई? ये खिलाफत आंदोलन। और क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो खिलाफत आंदोलन था यह असहयोग आंदोलन में भी मिल गया था। तो जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये जो मोपला का विद्रोह कहीं न कहीं ये भी मुस्लिम विद्रोह है, और जो हमारा खिलाफत आंदोलन है यह भी मुस्लिमों के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। तो अगर हम इस मोपला विद्रोह को अपने इस खिलाफत के आंदोलन में मिला लेंगे तो हमारा आंदोलन क्या हो जाएगा? और भी बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे इस मोपला विद्रोह को अपने आंदोलन में मिला लेते हैं और धीरे धीरे यह मोपला विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो देखिए, इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा? इस तरह हम लोगों ने मोपला विद्रोह को समझ लिया। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में आते हैं, तो वह देखिए पहला क्वेश्चन यही बनता कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1836 से 56 के बीच में हुआ था। अच्छा भाई, कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भाई अली मुस्लियर एवं मोहम्मद हाजी, इनका संबंध किस विद्रोह से है? तो इनका संबंध है मोपला विद्रोह से। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने मोपला विद्रोह के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे संथाल विद्रोह के बारे में कि संथाल विद्रोह क्या था और क्यों हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ तो हम यह समझेंगे कि यह संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो हुआ था कब? 1855 से 1856 के ईस्वी में हुआ था। अच्छा, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था राजमहल की पहाड़ी में। अच्छा, राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है? तो झारखंड में है। अब हम थोड़ा सा राजमहल की पहाड़ी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए राजमहल की पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी के ऊपर एक जनजाति रहती थी। इसका क्या नाम था? इसका नाम था पहाड़िया। और ये पहाड़िया लोग क्या करते थे? तो ये पहाड़िया लोग जो इस पहाड़ी पे जो भी जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उन्हीं से जो भी फल फ्रूट मिलते थे उनको खाते थे और शिकार भी करते थे। और क्या करते थे? इनके पास कुदाल होता था और उसी कुदाल से बहुत थोड़ा थोड़ा ये जगह साफ करते थे, बहुत हल्का सा, और वहीं पर कुछ फसलों को उपजाते थे और उससे इनका भोजन चलता था। अच्छा, एक काम और एक करते थे कि ये जो पहाड़ी होती थी, अगर इधर से कोई भी व्यापारी जाता था या कोई भी व्यक्ति जाता था तो ये लोग इससे पैसे ले लेते थे, टैक्स लेते थे आने जाने का। अच्छा, एक चीज़ और था कि जैसे यहाँ पे जो छोटे छोटे गांव थे इस पहाड़ी के आसपास, ये लोग कभी कभी आते थे, इन पर भी अटैक करते थे और इनसे भी क्या करते थे? कुछ पैसे लेते थे, कुछ टैक्स लेते थे। इस तरह से जो जो पहाड़िया थे, इनका पहाड़िया का रहन सहन चल रहा था, जीविका चल रही थी। लेकिन भाई देखिए, जो ब्रिटिश सरकार है इसको क्या चाहिए थे? इसको चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स। और ये क्या करना स्टार्ट कर दी थी कि जैसे जो भी जंगल थे या पहाड़ थे या फिर ऐसी भूमि थी जिस पर कृषि कार्य नहीं हो रहे थे, इस भूमि को कृषि कार्य में परिवर्तित करने के लिए ये बहुत ज़्यादा बल दे रही थी। तो ये जो ब्रिटिश थे इनका नज़र कहाँ गया? राजमहल की पहाड़ी पर। तो इन्होंने सोचा कि जो पहाड़िया जनजाति हैं इनसे हम खेती करवाते हैं। तो हुआ क्या कि जो पहाड़िया जनजाति थे, खेती तो तभी करेंगे जब यहाँ के जंगलों को साफ करेंगे। लेकिन जो पहाड़िया जनजाति थे इनका यह विश्वास था कि भाई जंगलों को नहीं काटना चाहिए। अब तो ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा समस्या हो गई कि भाई ये तो जंगल को काटेंगे नहीं, अब क्या होगा? अच्छा, कई बार क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश हैं इनके और पहाड़िया जनजाति के बीच में झड़प भी हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो झड़प हुआ था ये शांत हुआ। तो देखिए, अब पहाड़िया जनजाति क्या कर रहे हैं? ये जंगल काटेंगे नहीं, और जो ये राजमहल की पहाड़ी है इसको खेती के भूमि में परिवर्तित करना है। तो ब्रिटिश क्या करेंगे? ब्रिटिश ये जो पहाड़ी के नीचे की भूमि है यहाँ लाके एक नई जनजाति को बसाएंगे। वह जनजाति कौन है? वह है संथाल। अच्छा, संथाल लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे और इनके साथ कुछ ऐसा नहीं था कि हम पेड़ों को नहीं काटेंगे। तो देखिए, अब संथाल क्या करेंगे? संथालों को देखिए जैसे इतनी भूमि दे दी गई और यह कहा गया कि आपको इसका 10% सही करना है। कुछ समय भी दे दिया जाता था कि इतने समय में इस भूमि का 10% आपको कृषि योग्य बनाना है, बढ़िया बनाना है। तो जैसे मान लीजिए संथाल ने इतनी भूमि कृषि योग्य बना दी, बहुत अच्छे, इस पर कृषि कार्य भी करने लगे। अच्छा भाई, इस पर कृषि कार्य करने लगे तो संथालों की स्थिति में क्या हुई? सुधार हो गई और संथाल की जीविका अच्छे से चलने लगी।
और जो यही भूमि इन्होंने सही किया था, मतलब अब इस पे कृषि कार्य करने लगे, जो कि पहले जंगल था या पहाड़ था या कृषि योग्य भूमि नहीं थी, जिसको इन्होंने दुरुस्त किया था, बढ़िया किया था, इसको बोलते हैं क्या? दामिने को। तो धीरे धीरे होता क्या है कि जो जमींदार वर्ग है, जमींदार इनके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर देता है, टैक्स बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो अब संथालों के पास क्या समस्या आई? पहले तो टैक्स दिए, लेकिन जब टैक्स बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, तो संथाल अब टैक्स भाई कैसे दे पाएंगे? तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये संथाल टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो इनकी भूमि को कैप्चर किया जाने लगा, भूमि का अधिग्रहण किया जाने लगा। तो इससे क्या हो रहा है? इससे देखिए इनकी भूमि छोटी पड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी होता था कि जब ये टैक्स नहीं दे पा रहे थे और जमींदार इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता था, तो ये क्या करते थे? तो ये जाते थे यहाँ पे, किसके पास? जो सूदखोर होते हैं, साहूकार होते हैं, जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, इनके पास जाते थे और बोलते थे कि हमको इतने पैसे चाहिए, और जब अगली बार हमारी फसल अच्छी हो जाएगी तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो भाई ये पैसे देता था सूदखोर जो साहूकार है। इसके बाद ये क्या करते थे? अपना टैक्स जो है जमींदार को ले जाके देते थे। फिर अगली बार क्या होता था? जमींदार फिर ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया। अब ये क्या करेंगे? ये जमींदार को टैक्स दें कि क्या करें कि इसको सूदखोर को जो पैसा लिए वो दें साहूकार को। तो धीरे धीरे क्या होता है, संथालों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है, और इन्होंने जो जमीन यहाँ पे सही किया था, खेती योग्य बनाया था, उसको अभी अधिग्रहण होता है, उसमें भी गिरावट होने लगती है। तो देखिए अब संथाल अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इनकी स्थिति अब क्या हो रही है? अब बदल चुकी है, अब इनकी स्थिति बिगड़ गई है। तो भाई अब क्या करेंगे? तो देखिए ये जाएंगे अपनी बात कहाँ मनाने? न्यायालय में जाएंगे कि भाई देखिए ऐसी ऐसी चीज़ है और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, अब हमारी कुछ मदद कीजिए। लेकिन जो न्यायालय है और पुलिस है, ये किसका साथ देंगे? ये देंगे जमींदार और साहूकारों का साथ। तो अब संथाल को क्या लगेगा? अब संथाल को ये लगने लगेगा कि देखिए भाई हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब ये क्या करेंगे? अब ये सब तरफ से हार के करेंगे विद्रोह। तो देखिए इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा? संथाल विद्रोह को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और क्या होता है, धीरे धीरे ब्रिटिश के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, और बाद में 1855 ईस्वी में संथाल परगना की स्थापना की जाती है। अच्छा, संथाल परगना से हम क्या समझ रहे हैं कि मतलब यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे संथालों को बसा दिया जाता है, और यह कहा जाता है कि अब जमींदार जो हैं बहुत अधिक टैक्स इनसे नहीं वसूलेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए संथाल परगना में बसा दिया जाता है, और कहा जाता है कि जमींदारों द्वारा किसानों को राहत दे दिया जाता है, और ये हो जाता है कि भाई अब आप एक निश्चित लगान वसूल करेंगे। ये नहीं मनमाना कि अभी 20% है, फिर 30% कर दिए, फिर 35% कर दिए। अब देखिए हम थोड़ा सा यह देखेंगे कि संथाल विद्रोह के बारे में क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज़ तो यही है कि संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था राजमहल की पहाड़ी में। अच्छा, और ये देखिए क्या है कि भाई संथाल परगना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1855 में हुई थी। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वह है कि इस विद्रोह का, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वे हैं सिद्धू एवं कान्हू। अच्छा, इनके दो भाई और हैं, उनका नाम है भैरव चाँद। तो ये जो चार भाई थे, इन्होंने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए इस तरह हम लोगों ने पहले मोपला विद्रोह को पढ़ा, फिर संथाल विद्रोह को पढ़ लिया है। तो देखिए इस वीडियो में हमारा इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।